आप सभी का गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। हम लोग शुरू कर चुके हैं दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास, जिसकी पहली क्लास में हम लोग पढ़े थे पाषाण काल के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वैदिक काल के बारे में, जो कि चला था 1500 से लेकर 1000 BC या ईसा पूर्व। तो BC मतलब दोस्तों यह होता है कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस, मतलब जो ईसाइयों के भगवान होते हैं जिनका नाम है जीसस, यह वह समय है जब उनका जन्म नहीं हुआ था। तो जो जीसस होते हैं उनके जन्म के पहले के समय को BC या ईसा पूर्व कहा जाता है, और यह समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे घटते क्रम में लिखा जाता है। जैसे 1500 से 1000, फिर अभी उत्तर वैदिक काल आएगा, वह 1000 से 600 BC। तो जो BC या ईसा पूर्व होता है उसमें जैसे आप समय में आगे जाएंगे वैसे घटते हुए क्रम में लिखा जाएगा। तो वैदिक काल की स्थापना दोस्तों आर्यों के द्वारा की गई, ऐसी मान्यता है। और वैदिक साहित्य या वैदिक लिटरेचर 4 होते हैं दोस्तों, और ये हैं वेद जो कि होते हैं 4, और फिर है ब्राह्मण जो कि होते हैं 8, फिर है आर्यंक जो हैं 6, और उपनिषद ये है 108। तो जो वैदिक लिटरेचर या वैदिक साहित्य है वह 4 प्रकार का होता है, जिनमें है वेद, ब्राह्मण, आर्यंक और उपनिषद। वैदिक काल को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को दोस्तों 1500 BC से लेकर 1000 BC तक माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल को दोस्तों 1000 BC से लेकर 600 BC तक माना जाता है। तो यहां पर टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि ऋग वैदिक काल कब से कब तक था और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था। वेद जो 4 भागों में बांटे गए, ये बांटे गए दोस्तों महर्षि वेद व्यास के द्वारा, और इन्हें बांटा गया द्वापर युग में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यह जान लीजिए कि वेद आया कहां से है। तो ये आया है विधि शब्द से, जिसका मतलब होता है ज्ञान या नॉलेज। तो ऐसी मान्यता है दोस्तों कि पहले के समय में जो भारत के ऋषि मुनि थे उन लोगों ने तपस्या की, उसके बाद भगवान पृथ्वी पर आकर जो ज्ञान दिए उसी को सुनकर ऋषि और मुनियों ने जो लिखा उसी को वेद के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए भाइयों इसे कहा जाता है श्रुति या सुनकर, अर्थात जो वेद की रचना हुई है वो श्रुति या सुनकर हुई है। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, और वो है संहिता। संहिता मतलब सूक्ति, जिसे इंग्लिश में हाइम्स कहा जाता है, उसका संग्रह। तो सूक्ति का संग्रह को संहिता कहा जाता है, और संहिता को ही वेद कहा जाता है। और इसे अपौरुष के नाम से भी जाना जाता है, और अपौरुष का मतलब होता है कि इसकी रचना स्वयं भगवान ने की है। तो बस वेद के बारे में इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। तो वेद होता है दोस्तों 4 प्रकार का, और इनमें सबसे पुराना वेद होता है ऋग्वेद, और सबसे जो नया वेद है वो है अथर्ववेद। तो हमारे पेपर में दोस्तों कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन वेद था, फिर उसके बाद कौन था, फिर उसके बाद कौन था। तो इस क्रम को याद करने के लिए आप लोग रसिया याद कर लीजिएगा। रसिया RSYA। रसिया मतलब हो गया ऋग्वेद, यस मतलब हो गया सामवेद, और वाई मतलब हो गया यजुर्वेद, और ए मतलब हो गया अथर्ववेद। तो सबसे पुराना और सबसे जो पहला वेद था दोस्तों वो था ऋग्वेद। इसका संबंध है दोस्तों अग्नि से। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद का संबंध है अग्नि से, और यह सबसे पुराना वेद है, और इसमें 1028 सूक्त या हाइम्स हैं,
और 10 मंडल हैं। तो बस ऋग्वेद में इतना ही जानिएगा कि ऋग्वेद का संबंध अग्नि से है। यह सबसे पुराना वेद है और इसमें 1028 सूक्त या हाइम्स हैं और 10 मंडल हैं। उसके बाद है सामवेद। इसका संबंध है दोस्तों सूर्य भगवान से। और फिर है यजुर्वेद। इसका संबंध है दोस्तों वायु से। और लास्ट है दोस्तों अथर्ववेद। और इसका संबंध है दोस्तों जो चिकित्सा होती है और जो गृहस्थ आश्रम चलाया जाता है और जो शादी विवाह होता है, जो जादू टोना या मैजिक होता है, वो सब कहाँ दिया गया है? तो वो सब दिया गया है अथर्ववेद में। तो ऋग्वेद का संबंध अग्नि से, सामवेद का संबंध सूर्य से, यजुर्वेद का संबंध वायु से और अथर्ववेद का संबंध है चिकित्सा पद्धति, मैजिक से, जादू टोना से, इन सबों से। उसके बाद आप लोग ऋग्वैदिक काल जो कि चला था 1500 बीसी से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल जो कि चला था 1000 बीसी से 600 बीसी तक, उन दोनों में जो मुख्य अंतर हैं उसको देख लीजिए और फिर वैदिक काल खत्म हो जाएगा। और क्वेश्चन भी आता है दोस्तों तो इसी में से आएगा। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में पहला अंतर है दोस्तों सामाजिक व्यवस्था। तो सबसे पहले देखिए जो ऋग्वैदिक काल था वहां पर था पितृ सत्तात्मक सत्ता और उत्तर वैदिक काल में भी पितृ सत्तात्मक सत्ता थी। और महिलाओं का सम्मान ऋग्वैदिक काल में भी था और उत्तर वैदिक काल में भी था। तो महिलाओं का सम्मान ऋग्वैदिक काल में भी है, उत्तर वैदिक काल में भी है। उसके बाद अधिकार देख लीजिए महिलाओं का क्या क्या था। तो राजनैतिक अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, धार्मिक और अपने मन का वर भी चुन सकती थी ऋग्वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में दोस्तों सब अधिकार समान था, बस सिर्फ एक अधिकार छोड़कर, और वो है राजनैतिक अधिकार नहीं था महिलाओं को उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में सती सिस्टम नहीं था। उत्तर वैदिक काल में भी सती प्रथा या सती सिस्टम नहीं था। विधवा विवाह ऋग्वैदिक काल में भी था और उत्तर वैदिक काल में भी था। और जो चाइल्ड मैरिज होती है वो कहाँ थी? तो वो ऋग्वैदिक काल में भी था और उत्तर वैदिक काल में भी था। और एक विवाह की प्रथा और बहुविवाह की प्रथा ये दोनों जगह थी, ऋग्वैदिक काल में भी और उत्तर वैदिक काल में भी। तो ये हो गया सामाजिक स्थिति में अंतर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद आर्थिक स्थिति में अंतर देख लीजिए दोस्तों ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में लोग अपना जीवन चलाने के लिए कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। और पशुओं में दोस्तों ऋग्वैदिक काल में गाय को पाला जाता था और उन्हें बहुत ही पवित्र माना जाता था। और गाय को मारना अघन्य या अपराध माना जाता था ऋग्वैदिक काल में। और गांव में दोस्तों जिसके पास जितनी अधिक गायें होंगी उसे गांव का मुखिया कहा जाता था और उसका नाम होता था गोपति। तो जिसके पास सबसे ज्यादा गाय वो होता था गांव का मुखिया और उसे कहा जाता था गोपति। और ये गोपति का चुनाव होता था दोस्तों। और चुनाव में भाग कौन लेते थे? तो महिलाएं और पुरुष या मेल और फीमेल दोनों लोग भाग लेते थे गोपति या मुखिया के चुनाव में। अर्थात ऋग्वैदिक काल में ही लोकतंत्र था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो उत्तर वैदिक काल में भी आर्थिक स्थिति ऋग्वैदिक काल के ही समान थी। अर्थात यहाँ पर भी लोग अपना जीवन चलाने के लिए पशुपालन और कृषि करते थे। और उत्तर वैदिक काल में जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन होती थी उसे कहा जाता था भूपति। और ये जो भूपति होता था वो कर या टैक्स लेता था। और यहाँ पर दोस्तों जो कर लेता था वो स्वेच्छा से देना होता था, न कि मजबूरी में। और जो भूपति होता था वही कर लेता था और उसे भगदुग नाम से जाना जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में जो कर लेता था जिसे भूपति भी कहा जाता था,
उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है भगदुघ के नाम से। उसके बाद धार्मिक स्थिति में अंतर देख लीजिए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र भगवान को सबसे बड़ा भगवान माना जाता था और इनके पास थे 250 हाइम्स या सूक्त। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंद्र भगवान को सबसे बड़ा भगवान माना जाता था, इन्हें आर्यों का मुख्य गॉड या मुख्य भगवान कहा जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इंद्र भगवान को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों जो भगवान हैं ऋग्वैदिक काल में वो हैं अग्नि, जिनके पास है 200 सूक्त या हाइम्स और इनकी पत्नी है स्वाहा। तो स्वाहा पत्नी है अग्नि की, जिनके पास है 200 सूक्त या हाइम्स। और उसके बाद तीसरे नंबर के भगवान हैं ऋग्वैदिक काल में, वो हैं वरुण। इनके पास है दोस्तों 30 सूक्त और वरुण को नैतिक भगवान या इथिकल गॉड भी कहा जाता है और वरुण को पानी का देवता भी कहा जाता है। तो पानी का देवता या नैतिक भगवान या नैतिक गॉड किसे कहा जाता है? वरुण को, जिनके पास है 30 सूक्त। उसके बाद देखिए उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति। तो उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य भगवान थे वो लोग थे 3, जिनमें पहले थे प्रजापति, जिन्हें कहा जाता है ब्रह्मा, दूसरे नंबर पर थे विष्णु और तीसरे भगवान थे महादेव। तो ब्रह्मा, विष्णु व महेश ये थे उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल से ही त्रिदेव का कॉन्सेप्ट आया। तो त्रिदेव का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? तो त्रिदेव का कॉन्सेप्ट आया है या विचार आया है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। और त्रिदेव कहा किसे जाता है? तो ये कहा जाता है प्रजापति या ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को। उसके बाद देखिए दोस्तों जो भारत में आर्य आए थे उनका घर कहाँ था? तो जो भारत के अलग अलग विद्वान थे उन्होंने इसके बारे में अपना अलग अलग मत दिया कि आर्यों का घर कहाँ था। तो मैक्स मूलर एक थे, इनके अनुसार जो आर्य आए थे वो आए थे मध्य एशिया से और ये ईरान से आए पहले अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान से आए इंडिया या भारत में। उसके बाद दयानंद सरस्वती के अनुसार जो आर्य आए थे वो आए थे तिब्बत से और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य आए थे भारत में वो आए थे आर्कटिक से। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य आए थे भारत में मध्य एशिया से, दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य आए थे भारत में तिब्बत से और बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार आर्य आए थे भारत में आर्कटिक से। तो बस दोस्तों आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज भाइयों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।